Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We will discuss teaching methods for grade 2 and grade 3 एग्जाम्स। देखिए फ्रेंड्स, कल किसी ने मुझे कमेंट किया कि मैम क्या आप ये जो टीचिंग मेथड पढ़ा रहे हैं ये क्या पूरे करवाएंगे। तो जी हाँ, हम ये टीचिंग मेथड्स सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड दोनों के लिए कंप्लीट पढ़ेंगे। चलिए हम अपना सेशन डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने जो कल पढ़ा था उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद आज का कंटेंट स्टार्ट करेंगे। लेट्स रिवाइज। देखिए फ्रेंड्स, कल हमने सबसे पहले पढ़ा था व्हाट इज़ लैंग्वेज, की लैंग्वेज क्या है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था लैंग्वेज इज अ व्हीकल और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, की लैंग्वेज क्या है, बातचीत करने का या अपने विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। इट इज़ मीडियम ऑफ वर्बल इंटरेक्शन, ये बोलकर की जाने वाली प्रतिक्रिया का माध्यम है। इट्स द सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, ये सिस्टम्स का सिस्टम है। अब फिर इन सिस्टम्स में हमने 5 तरह के सिस्टम देखे थे: सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, वर्डोलॉजी, फोनेटिक्स एंड सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स जो है इसको हमने सोल ऑफ लैंग्वेज कहा है, यानी भाषा की आत्मा हमने किसको कहा है, सिमेंटिक्स को। क्यों कहा है, क्योंकि सिमेंटिक्स जो है पूरी भाषा या वर्ड या सेंटेंस के उपयुक्त मीनिंग पर जोर देता है, हमें यह अर्थपूर्ण भाषा सिखाता है, इसलिए सिमेंटिक्स को हमने क्या कहा है, सोल ऑफ लैंग्वेज। फोनेटिक्स क्या है, डील्स विद साउंड। फोनेटिक्स क्या करते हैं, ध्वनि के साथ डील करते हैं। वर्डोलॉजी क्या है कि सफिक्स और प्रीफिक्स को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करना वर्डोलॉजी कहलाता है। मॉर्फोलॉजी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना। किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना ही मॉर्फोलॉजी है। सिंटेक्स क्या है, सेंटेंस का निर्माण करना सिंटेक्स है। उसके बाद हमने देखा था लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स में क्या क्या चीज़ें आती है, तो LSR and W, ये सभी लैंग्वेज स्किल्स में आते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। फिर जो लैंग्वेज स्किल्स है इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था: प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल्स और रिप्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल्स। इन्हें ही हम प्रोडक्टिव को क्रिएटिव भी बोल सकते हैं और रिप्रोडक्टिव को हम रिसेप्टिव बोल सकते हैं। प्रोडक्टिव को ही हम एक्टिव एक्टिविटीज बोलते हैं और रिप्रोडक्टिव को हम पैसिव एक्टिविटीज में रखते हैं। अब प्रोडक्टिव, क्रिएटिव या फिर एक्टिव एक्टिविटी जो है इसमें हम S and W मीन्स स्पीकिंग एंड राइटिंग को रखते हैं। रिप्रोडक्टिव, रिसेप्टिव या पैसिव एक्टिविटी जो है इसमें हम लिसनिंग एंड रीडिंग को रखते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पोजीशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि इंग्लिश लैंग्वेज की रिसेंट पोजीशन क्या है। तो पहला पॉइंट हमने देखा था इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि यह डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों के अलग अलग देशों में बोली जाती है, इसलिए इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा। इसको एक फॉरेन लैंग्वेज कहा। क्यों कहा, क्योंकि जिन देशों में इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं बोला जाता है उन देशों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, फॉरेन लैंग्वेज है। फिर टारगेट लैंग्वेज है, क्योंकि हम इसको एक टारगेट के रूप में कुछ इंस्टीट्यूट्स में सीखने के लिए जाते, तो वहाँ पर हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज बन जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनली इंग्लिश लैंग्वेज को हमने एज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज अडेप्ट किया हुआ है। ये लाइब्रेरी लैंग्वेज है, लिंक लैंग्वेज है, क्योंकि दो समुदायों में बातचीत करने में ये एक दूसरे को लिंक करती है, सो वी कैन कॉल्ड इंग्लिश लैंग्वेज लिंक लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट था लैंग्वेज फॉर प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये हमें जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट था इंग्लिश इज अ विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लिश को मॉडर्न वर्ल्ड की विंडो कहा है। अब हम आज का जो कंटेंट है उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज की जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, उनको डिस्कस करेंगे, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्या क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो देखिए, एम्स और ऑब्जेक्टिव दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, इनका अर्थ जो है थोड़ा सेम सा निकलता है, लेकिन चीज़ें अलग है। कैसे हैं, इनको हम पॉइंट के थ्रू डिस्कस करते हैं। अब देखिए, एम्स में फर्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू द होल एजुकेशन प्लानिंग, यानी जो एम्स होते हैं, देखिए हम इसको फुल सेंटेंस में ऐसे बोल सकते हैं: एम्स आर रिलेटेड टू द होल एजुकेशनल प्लानिंग। एम्स जो है
वो संपूर्ण जो भाषा की प्लानिंग है उससे संबंधित है, सॉरी शिक्षा प्लानिंग से संबंधित है। अब देखिए इसको कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। इधर ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू सिलेबस या पर्टिकुलर कोर्स या इंडिविजुअल डे टू डे प्लानिंग। कि ऑब्जेक्टिव जो है वो ओनली सिलेबस से या किसी पर्टिकुलर कोर्स से या इंडिविजुअल जो डे टू डे प्लानिंग है यानी व्यक्तिगत किसी की भी दिन प्रतिदिन की जो प्लानिंग है उससे संबंधित है। देखिए इसको इजी लैंग्वेज में समझिए कि जो एम है वो क्या है, हम सारी जो एजुकेशनल प्लानिंग है उसको लेकर बनाते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं इनको हम एक पर्टिकुलर सिलेबस के लिए बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप हमारे खुद के ग्रेड 2 के एग्ज़ाम को ही ले लीजिए। कैसे कैसे हम समझ सकते हैं एम और ऑब्जेक्टिव्स को, कि जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, एक एम है। यानी सभी स्टूडेंट्स क्या करना चाहते हैं, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। लेकिन अब देखिए उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हम अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, अपने अपने सिलेबस को डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे। अब देखिए सबकी स्ट्रेटजी या प्लानिंग अलग अलग हो सकती है, यानी कि सबका एम तो एक ही है। क्या एम है कि सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम क्रैक करना है, लेकिन सबके ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। कैसे कि देखो एक स्टूडेंट अलग अपना कंटेंट रखेगा पढ़ने के लिए, तो दूसरे स्टूडेंट की स्ट्रेटजी और उसका जो कंटेंट है वो अलग हो सकता है, यानी उसके ऑब्जेक्टिव्स अलग हो सकते हैं कि वो किस प्लानिंग के थ्रू उस एग्ज़ाम को क्रैक करेगा। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट पॉइंट है कि एम्स जो है जनरल इन नेचर, एम्स आर जनरल इन नेचर। एम्स क्या है, जनरल है यानी सभी के लिए सामान्य है। देखिए मैंने कहा कि सेकंड ग्रेड एग्जाम को लेकर ही आप देखिए, तो अब देखिए ना ये सबके लिए जनरल हो गया ना, कि हमारा एम क्या बन गया, सेकंड ग्रेड एग्जाम को क्रैक करना, तो सभी के लिए है ये, किसी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए नहीं है कि सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम को एक ही स्टूडेंट देगा और उसे क्रैक करना है, नहीं। हमारा एम सेकंड ग्रेड का सभी विद्यार्थियों के लिए है। जबकि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्पेसिफिक इन नेचर। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेसिफिक है, विशेष है। अब हर अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि वो किस चीज़ के थ्रू उस एग्ज़ाम को क्रैक करेगा। नेक्स्ट है एम्स आर लॉन्ग टर्म गोल्स। अब एम्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स है। जैसे अब सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम, वापस हम उसी पे जाते हैं कि सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, लॉन्ग टर्म गोल है, यानी आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, ग्रेड 2 का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो ये हमारा एक क्या बन गया, लॉन्ग टर्म गोल बन गया, गोल। लेकिन इसको पाने के लिए, इस सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हम क्या अपनाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स अपनाएंगे। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स है। देखिए हमारा बड़ा एम क्या है, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम, लेकिन उसे पाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव अपनाएंगे। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म गोल। यानी आप पढ़ाई कब तक करेंगे, आप टीचिंग मेथड्स कब तक याद करेंगे, जब तक कि आपका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। यही हुआ ना आपका ऑब्जेक्टिव, कि मुझे क्या करना है, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम, उसके लिए आप अलग अलग स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो एम होता है लॉन्ग होता है, जबकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उस एम को पाने के लिए वो शॉर्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्स हैव नो टाइम लिमिट टू अचीव। देखो एम को पाने के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। अब आप ही बताइए, क्या सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कोई टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं हम? क्या हम लिख कर दे सकते हैं कि हम ग्रेड 2 का एग्ज़ाम 2021 में ही, भगवान नहीं करे ऐसा हो, लेकिन हो जाएगा। तो एम्स को पाने के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती, यानी अपना एम पूरा करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। जबकि ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए टाइम लिमिट होती है, यानी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टाइम लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। तो उस टाइम टेबल को हम एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं, तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। बट ये नहीं है कि हम 2 दिन में, 10 दिन में या 1 महीने में हमारे एम को पूरा कर लेंगे, जबकि हम ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग टीचिंग टीचर शोज वेरी लिटिल अटेंशन। यानी कि एम्स को पढ़ाते टाइम जब
टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करवाता है उस दौरान अपना बहुत ही कम ध्यान दे पाता है, यानी पूरे एम को एक साथ लेकर टीचर नहीं चल सकता। लेकिन जो टीचर टीचिंग करवाने के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाकर लाता है उनको वो तुरंत पूरा भी कर सकता है और उन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्स कैन नॉट बी इजीली मेजर। एम को हम आसानी से माप नहीं सकते कि ये कितने टाइम में पूरा हो जाएगा, कब पूरा हो जाएगा, क्या इससे हम एक टाइम लिमिट के अंदर पूरा कर पाएंगे। बट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी इजीली मेजर्ड, कि ऑब्जेक्टिव्स को हम इजीली माप सकते हैं। मापने का मतलब है कि हम उसको एक टाइम लिमिट में पूरा कर सकते हैं। कि जैसे देखिए सुबह से लेकर शाम तक का मैंने टारगेट बनाया कि मुझे 5 टॉपिक पढ़ने हैं तो पढ़ने, तो वो मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया कि सुबह से लेकर टाइम टेबल जो शाम तक का मैंने बनाया उसमें 5 टॉपिक्स आते हैं तो उनको मैं पूरा कर सकती हूँ। अब उसको माप भी तो सकते हैं ना। मापने का मतलब ये नहीं है कि लंबाई चौड़ाई मापना, बस यही है कि हम उसको एक टाइम लिमिट में पूरा कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग प्रोसेस, कि भाषा के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाषा के उद्देश्य क्या है। अब देखिए भाषा हम पढ़ते हैं उसके एम क्या है, तो 4 एम भाषा के हैं। फर्स्ट है सिमेंटिक एम, सेकंड इज फोनेटिक एम, थर्ड इज ग्राफिक एम, फोर्थ इज फोनेटिक कम ग्राफिक एम। अब देखिए जो सिमेंटिक एम है वो किससे रिलेटेड है। सिमेंटिक एम इज रिलेटेड टू लिसनिंग आस्पेक्ट। ये किससे रिलेटेड है, लिसनिंग आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी सुनने की जो प्रक्रिया है उससे रिलेटेड है सिमेंटिक एम। इट इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड, सेंटेंस और होल लैंग्वेज। सिमेंटिक एम ऑफ लैंग्वेज जो है ये किससे संबंधित है, तो यह शब्द, वाक्य या संपूर्ण लैंग्वेज के अप्रोप्रिएट मीनिंग को समझने से है, कि हम भाषा के अर्थ को अच्छे से समझ जाए। यही चीज़ हमारे लिए सिमेंटिक एम में काम में आती है और ये लिसनिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है फोनेटिक एम। फोनेटिक एम इज रिलेटेड टू स्पीकिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के जो 4 एस्पेक्ट है उन एस्पेक्ट में से फोनेटिक एम किससे रिलेटेड है, स्पीकिंग यानी बोलने से। फोनेटिक एम इज रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ साउंड एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ये क्या है, भाषा ध्वनि और सही प्रोनाउंसिएशन यानी सही उच्चारण की समझ से संबंधित है। कि हमें फोनेटिक्स हम पढ़ते ही है तो उन चीज़ों की, उन जो फोनेटिक साउंड्स हैं उनसे तथा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी सही उच्चारण से संबंधित है फोनेटिक एम। नेक्स्ट है ग्राफिक एम। ग्राफिक एम इज रिलेटेड टू राइटिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। फोनेटिक एम जो ग्राफिक एम जो है ये भाषा के राइटिंग एस्पेक्ट किससे रिलेटेड है, राइटिंग एस्पेक्ट से रिलेटेड है, यानी लिखने संबंधी जो भाषा का कौशल है उससे रिलेटेड है हमारा ग्राफिक एम। इट इज़ रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ विजुअल सिंबल, यानी कि जो लिखे गए या जो दिखाई देते हैं सिंबल्स उनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ सब लिखा है तो इन चीज़ों की अगर हमें नॉलेज है तो हम राइटिंग एस्पेक्ट को पूरा कर पा रहे हैं। नेक्स्ट एम है फोनेटिक कम ग्राफिक एम। इट इज़ रिलेटेड टू रीडिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। किससे रिलेटेड है ये, रीडिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज से रिलेटेड है। ये 4 चीज़ें हमें मोस्टली याद रखनी है कि सिमेंटिक एम किससे रिलेटेड है, लिसनिंग से, फोनेटिक एम स्पीकिंग से, ग्राफिक एम राइटिंग से और फोनेटिक कम ग्राफिक एम रीडिंग से। अब देखिए इट इज़ रिलेटेड बोथ विजुअल सिंबल एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड साउंड ऑफ लैंग्वेज, यानी कि इसमें जो विजुअल सिंबल है वो भी उनकी भी समझ हमें होनी चाहिए और साथ ही साथ हमें सही उच्चारण तथा भाषा की जो ध्वनियाँ हैं उनकी भी हमें समझ होनी चाहिए, तभी हम भाषा के फोनेटिक कम ग्राफिक एम को पूरा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। कल का सेशन हम वापस इसके रिवीजन के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
इस चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि इससे बेहतर और मैं क्या कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। आपकी डिमांड जो भी हो आप बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे मोटिवेटेड।